नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के संपादकीय समीक्षा में बात करेंगे आर्टिकल 370 की, जम्मू एंड कश्मीर की। 5 और 6 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन आपको याद होगा, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर को एक अलग अलग राज्य बना दिया गया था। जम्मू और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये बात आपको अच्छे से याद होगी। तो उसी ऐतिहासिक दिन की सालगिरह होने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला है जो इस केस में या इस मामले में बहुत महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है इस पूरे मामले पर, वो समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट की नज़र से कानूनी रूप से ये समझने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें कैसे आगे काम करने वाली हैं। क्या पिटिशनर्स के दावे हैं, क्या वाकई जम्मू और लद्दाख जो 2 राज्य बने हैं उनको एज इट इज़ रखा जा सकता है या इसे नलीफाई किया जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे नज़रअंदाज किया गया था उसको लेकर के कोई सवाल पैदा होंगे, या लेजिस्लेटिव असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान लिया जाएगा जिसका प्रतिनिधित्व राज्यपाल के द्वारा करते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया था। पूरे मामले को समझेंगे, इसकी लीगैलिटी को समझेंगे, चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना, पिटिशनर्स के दावे क्या हैं, सब समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। एक बार आउटलाइन देख लेते हैं पूरे आर्टिकल की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि करंट इशू क्या है, करंट इशू समझेंगे। उसके बाद इसकी लीगैलिटी पर बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 आया कहाँ से और जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई वो क्यों हुई। उसके बाद राजनीतिक स्तर पर क्या चीज़ें हुई, कैसे कोलिशंस बने, कैसे गवर्नर की पोजीशन पूरे मामले के केंद्र में आती है, कैसे 2 राज्य बनते हैं और कौन से प्रावधानों के जरिए आर्टिकल 367 का जिक्र है, 370 का जिक्र है, कैसे सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके अलावा कश्मीर का भारत के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसमें कौन से मेन क्लॉजेस थे जिनको ओवरराइड किया गया या जिनको नज़रअंदाज किया गया, और क्या ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये अल्ट्रा वायर्स थी, यानी कि क्या ये अपने कानूनी सीमा से बाहर जा कर के लिया गया एक फैसला था या ये सामान्य फैसला था, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद होगा फेडरलिज्म की बात करेंगे, संघवाद की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा तो स्थिति यही पैदा होती है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो या तो वो स्टेट या केंद्र को किसी प्रकार से हैम्पर करता है ना, और उसमें केंद्र की ज़्यादा चली या स्टेट की ज़्यादा चली, इस बात पर लगातार विवाद रहता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का हो, वेस्ट बंगाल को लेकर के प्रावधान हो, कोई भी राज्य हो भारत का, जब भी उसका केंद्र से टसल होता है तो एक सवाल ज़रूर निकल के आता है कि क्या इसमें केंद्र हावी था या स्टेट को थोड़ा सा डिग्रेड करके देखा गया। तो ये भारत की फेडरलिज्म पर सवाल उठाता है, और फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स को लेकर के डिबेट में देखेंगे कि क्या इसे एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बनाया गया या नहीं, क्या इसे कोई विशेष रंग देने की कोशिश की गई या नहीं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो छोटे छोटे कई बिंदु हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करते चलेंगे। हमने इसकी आउटलाइन देखी है, अब अपने आर्टिकल में प्रवेश करते हैं। संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को कानूनी रूप से पूरा समझ लें। आप लगातार इसे फॉलो कर रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीडीएफ्स को लेकर के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ इसकी पीडीएफ और बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आंसर कर लेते हैं बातचीत के ज़रिए, और भी आप लोगों को हेल्प होती है। चलिए अब आते हैं अपने मेन इशू पर, हम क्यों पढ़ रहे हैं। संपादकीय समीक्षा में इस आर्टिकल को लेने का हमारा क्या मकसद है, कौन से क्वेश्चन हम टैकल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जम्मू और कश्मीर और आर्टिकल 370 की एक बहुत विशिष्ट स्थिति है उसको हम एड्रेस कर लेंगे। इससे हम समझ लेंगे कि कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 क्या है और क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा है हिस्ट्री क्या है वो देख लेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री बाय दिस टाइम मुझे लगता है कि आपको पता होगी कि जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ, महाराजा जयरी सिंह के साथ कौन सा एग्रीमेंट था, उन्होंने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, उनको क्या मिला, राजनीति कैसे डेवलप हुई, भारत को कैसे अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, धीरे धीरे अखंडता के स्तर पर नहीं लेकिन सोवरेनिटी के स्तर पर कैसे अलग माना जाता था। फिर क्वेश्चन जो है पिटिशनर के क्या क्वेश्चन है और हम क्या एड्रेस करेंगे अपनी तरफ से वो वाले हैं, फिर लीगल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आउटलाइन है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल में चलते हैं और बात करते हैं कि क्या इशू है और पिटिशनर क्या क्या चाहते हैं। ओरल आर्ग्यूमेंट अभी दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाला है। 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर के इशू पर लेकर आर्टिकल 370 वॉज रिवोक्ड, जो आज से करीब 4 साल पहले किया गया था। तो उसमें हुआ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट्स में बांटा गया, JNK और लद्दाख।
ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। तो सवाल उस वक्त ये उठा था कि आपने एक प्रेसिडेंट का रूल लेकर के आए, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था वहाँ पर ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में। उससे पहले अगर बात करें तो राजनीतिक स्थिति क्या थी? अब देखिए, जो वर्तमान में केंद्र में सत्ताधारी दल है, उन्होंने वहाँ के एक राज्य स्तरीय पार्टी के साथ गठबंधन किया और ये समझौता उनका हुआ था कि जम्मू कश्मीर में 6 साल सरकारें चलती थी, तो उन्होंने कहा कि 3 साल आप सरकार चलाइए, 3 साल हम चलाते हैं। पहले नंबर स्टेट पार्टी का आया, 3 साल उन्होंने सरकार चलाई। फिर बाद में जब टर्न आती है यहाँ पर केंद्र के सत्ताधारी दल की बात आती है, तो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया क्या होती है वो धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन एक प्रेसिडेंट्स रूल आता है जिसके ज़रिए ये कहा गया कि अब से 370 के जो सारे प्रावधान हैं वो पूरे देश के समान से जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होंगे, और जो विशिष्ट स्थिति है आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर की, उसको हम एब्रोगेट कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। जो भारत का संविधान है वो एज इट इज़ लागू होगा आर्टिकल 370 के साथ जम्मू और कश्मीर पर। उसमें एक बात ये कही गई थी जो ध्यान देने की बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो निर्धारित करेगी। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है कि जब भी आप कोई ऐसा रूल लेकर के आएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ध्यान में रखेंगे, उसकी सलाह के साथ काम करेंगे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी जगह पर नहीं थी तो प्रेसिडेंट्स रूल लागू था, और प्रेसिडेंट्स रूल के चलते जो सिविल लिबर्टीज़ वहाँ पर थी, जो लोगों के द्वारा राय मशवरा दिया जाना था, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा दिया जाना था, उसको नहीं ध्यान में रखा गया। और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके, वो कॉन्सिक्वेंसेस धरातल पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानूनी तौर पर क्या मेजर्स उन्होंने लिए, क्या कानूनी तौर पर कुछ गलत किया, क्या उन्होंने कोई ऐसा तरीका अपनाया जो अल्ट्रा वायर था, यानी कि अपने चादर से बाहर जाकर तो पैर नहीं पसारे केंद्र ने कहीं। ये सवाल है। 2 अगस्त को इस पर बातचीत होनी है। तो हुआ क्या था शुरू से समझते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन है ये केंद्र सरकार के पास कहाँ से आया, केंद्र ने कैसे इतने बड़े मुद्दे को अपने हाथ में लिया। तो आप जानते हैं कि 47 में भारत आज़ाद हुआ था और भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए जाने तक भारत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्न होना था, और स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई थी कि आप जिसके साथ एक्सीड होना चाहें, जिसके साथ आप शामिल होना चाहें, या तो आप इंडिया को एक्सीड करिए या पाकिस्तान को एक्सीड करिए, या आप एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर रह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आपने शायद वो चैप्टर पढ़े होंगे अन्य किताबों में। इस मामले में अगर आपने रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ी है इंडिया आफ्टर गांधी, तो उसमें आपको एक चैप्टर मिल जाएगा एक्सेशन को लेकर के। तब आप समझ पाएंगे कि कैसे एक्सेशन हुआ था। नहीं भी चाहें तो प्रधानमंत्री एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें भारत के एक्सेशन जो स्टेट्स का हुआ था भारत में, उसको आप समझते होंगे। तो हुआ ये कि अलग अलग स्टेट्स ने भारत के साथ ज्वाइन करना, भारत को एक्सीड करना ठीक समझा, कुछ ने पाकिस्तान को ठीक समझा, कुछ में हमने मिलिट्री ऑपरेशन पोलो के ज़रिए उनको अपने साथ मिलाया, और कुछ विशिष्ट स्थिति वाले राज्य बच गए थे जिनमें से एक जम्मू और कश्मीर था। तो जम्मू और कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसके अंतर्गत ये प्रावधान रखे कि जो भी अल्टीमेटली डिसीजन लिया जाएगा वो क्वालिफिकेशंस जो आर्टिकल 370 में है उसके अंतर्गत लिया जाएगा, और इस आर्टिकल में जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति का प्रावधान पैदा भारत ने कर लिया। फैसला ये हुआ था कि भारत सरकार विदेशी मामलों, रक्षा मामलों और जो संचार के माध्यम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर अपनी होल्ड रखेगी जम्मू और कश्मीर राज्य में। लेकिन सिर्फ इतना तक नहीं रह सका, क्योंकि जब जब स्टेट चाहता है कि थोड़ी सी और ऑटोनॉमी किसी राज्य में मिल जाए तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करे केंद्र अपनी। तो ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर मान लो ये 3 अफेयर हैं, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इनके अलावा अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में किसी अलग मामले में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाए या ऐसे मामले में दखल दी जाए जो स्टेट का मामला है, यानी कि राज्य का मामला है, केंद्र का मामला नहीं है, तो उन्हें जो निर्धारित विषय है उनके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति की आवश्यकता होगी। और जम्मू और कश्मीर राज्य में आपको पता होगा कि 1957 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन कर रही थी, उसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया गया। तो ऐसा माना गया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसबैंड हो गई, डिसबैंड मतलब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, अब लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, विधानसभा आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे रिप्लेस कर दिया जाना था लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। वहीं जो एक हमारे बहुत आप कहें कि शिक्षाविद या उन्हें कहें संविधानविद जो रहे, उनका ये भी मानना था, जिसमें गोपाल स्वामी आयंगर एक थे, उन्होंने कहा था कि जो स्टेट असेंबली है उसकी रिकमेंडेशन बहुत आवश्यक होगी आर्टिकल 370 को लेकर के। और जो क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 370 है वो ये कहता है कि
कोई भी फैसला लेने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, और उसके जो भी फैसले होंगे उसमें प्रेसिडेंट ये रहेगा कि पहले इनसे पूछा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली से, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तब। तो गोपाल स्वामी अयंगर का तो साफ मानना था कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक बहुत ही ऑब्लिगेटरी और इम्पॉर्टेंट संस्था है, उससे पूछे बिना आप जम्मू कश्मीर के मामले में इन तीनों चीज़ों के अलावा, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई जम्मू एंड कश्मीर की भंग। अब आप चलिए थोड़ा सा आगे, आप समझते हैं कि भंग होने के बाद क्या हुआ और जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति कैसे बनी रही। ठीक है, तो जब ये क्लॉज ही नहीं था, जब ये क्लॉज ही खत्म हो गया, तो जम्मू और कश्मीर को गवर्न करने के अपने अपने रास्ते लोगों ने ढूंढे। अब थोड़ा सा विषांतर करते हैं, यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे। विषांतर करते हैं थोड़ा सा कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को ना हटाने और हटाने को लेकर के क्या स्थितियाँ थी और क्यों लगातार ये कोशिश की जाती रही कि आर्टिकल 370 हटे। उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो थी जो इसकी सॉवरेनिटी है उससे जन्मे आतंकवाद की, नस्लीय हिंसा की, और जो भारतीय स्टेट का यानी कि जो केंद्र सरकार का है उसके घटते आधिपत्य की। भारत से लगातार स्थिति अलग रही क्योंकि एक क्लोज्ड सिस्टम है, ना पुलिस आपके हाथ में है, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, पुलिस तो वैसे भी स्टेट का विषय है, लेकिन हाँ बहुत हद तक अगर आपकी सरकारें हैं, केंद्र में जिनकी सरकार है, अगर उनके राज्यों में भी सरकार है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन यहाँ मुश्किलें पैदा हो गई, एक क्लोज्ड सिस्टम पैदा हो गया। और डायरेक्टली जो जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट बनाने का जो प्लान था शुरू से वो कामयाब होता रहा। ऐसे गुट पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे संगठन पैदा हो गए बीच में जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। पाकिस्तान से बहुत मदद मिलती रही, जो हम 70s और 80s में लगातार आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए K2 जिसका नाम था खालिस्तान एंड कश्मीर। तो कश्मीर में इंसर्जेंसीज बढ़ने लगी, पाकिस्तान सपोर्टेड समर्थित आतंकवाद बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने लगा, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाने लगी, भारत के खिलाफ एक सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश की गई। उसके बाद 90s में जब आते हैं तो कश्मीरी पंडितों का निर्वासन जो हुआ वहाँ से, वो एक बड़ा इशू आया। आतंकवाद पर कोई रोक नहीं लग सकी, डेवलपमेंट में कश्मीर काफ़ी पीछे रह गया, शिक्षा का स्तर कश्मीर में पीछे रहा, सरकारी मदद कश्मीर में कम पहुंचने लगी। तो एक सेंटीमेंट ये पैदा हो गया कि भारत सरकार, केंद्र सरकार कश्मीर पर ध्यान नहीं दे रही है और लोग कश्मीर को एक अलग एंटिटी समझने लगे, जुड़ाव कम हो गया। जैसे आप राजस्थान से यूपी जाते हैं, यूपी से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर चिकन स्नैक को क्रॉस करते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जब प्रवेश करते हैं, वैसी स्थिति जम्मू कश्मीर की नहीं रही। आप भी जानते हैं, अगर आप आज से 20 साल पहले जम्मू और कश्मीर जाने की बात करते तो आपके जहन में क्या चीज़ें आती? आतंकवाद आता, बर्फ़ आती, एक ऐसी घाटी जहाँ एक आम भारतीय के लिए प्रवेश बहुत मुश्किल है, आतंकवाद आता। ये सारी चीज़ें जम्मू और कश्मीर की एक सेपरेट इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करती हैं। और जैसे जैसे ये नैरेटिव बढ़ने लगा, जैसे जैसे ये ख्याल बढ़ने लगा कि क्या जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराया जा सकता है, कुछ लोगों ने इसके लिए आतंकवादी हथियारों का प्रयोग किया, आतंकवादी तरीकों का प्रयोग किया, बाहर से समर्थन आया और एक सेंटीमेंट पैदा हुआ। उस सेंटीमेंट के पैदा होने के बाद कुछ दल आए, कुछ लोग आए, कुछ विचारधाराएं आई जिन्होंने ये कहा कि भारत का इंटीग्रेशन होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ। क्यों नहीं भारत के बाकी लोगों को वैसे ही रहना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को वैसे रहना चाहिए जैसे भारत के बाकी स्टेट्स के लोग रहते हैं। और क्यों नहीं आवाजाही निरंतर होनी चाहिए, क्यों नहीं आतंकवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक घराने, कुछ राजनीतिक क्षय के कारण ये जो स्टेट प्रोवोक्ड टेररिज्म था ये चलता रहा। अब आप समझिए स्थिति को कि जम्मू कश्मीर में कितनी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी सिर्फ आर्टिकल 370 के कारण, क्योंकि आपने एक विशेष स्थिति किसी राज्य को दे रखी है। अब आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैं आपको कोई नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा हूँ या एक पर्टिकुलर साइड ऑफ इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर फैक्ट्स, दिस इज़ रियलिटी, ये फैक्ट है। इसमें कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, लोगों को ट्रेन किया गया, पाकिस्तान से मदद आई, बाहरी फंडिंग आई, कश्मीर की वहाँ की सरकारों ने आतंकवादियों की मदद की। ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई नैरेटिव आपको नहीं दिया जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर साइड की बात कर रहे हैं। दिस आर फैक्ट्स। तो ये बात याद रखिए कि एक आम भारतीय का कश्मीर के साथ अलगाव शुरू हो गया था और करीब करीब 2000 तक तो पूरा ही हो गया था, है ना।
तो ज़रूरत थी इंटीग्रेशन की, और ये फैक्ट्स हैं, कोई इसमें आपको कोई नैरेटिव नहीं दिया जा रहा है कि कुछ नैरेटिव है या मेरा कुछ एजेंडा है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं आपको बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो समझिए अब जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उसके बाद कश्मीर की ये स्थिति है कि आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इजाज़त लेनी पड़ेगी। गोपाल स्वामी आयंगर ने जो कहा है कि ये तो प्रेसिडेंट है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट बनाने की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन जब ये विचार आया कि आर्टिकल 370 में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे इंटीग्रेशन हो सकता है, तो लोगों ने इसका समर्थन किया, और इसके लिए फिर राजनीतिक दांवपेच और कानूनी दांवपेचों की बारी आई, है ना। उस बारी में क्या हुआ कि जो इस परिणाम इसके हुए, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे कि आर्टिकल 370 को आप कैसे रिवोक करोगे। उसके लिए आर्टिकल 367 में फ्रॉम पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ रूल्स हैं सर्टन, जो बताते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो जो कश्मीर का वर्तमान स्टेटस था उसको बदलने के लिए पहले तो आर्टिकल 367 में परिवर्तन किया गया। और क्या परिवर्तन किया गया? आर्टिकल 367 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया कि जहां जहां टर्म, आर्टिकल 370 में जहां जहां टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है उसको बदल करके लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाएगा। अब आप समझिए, आर्टिकल 370 को नहीं छेड़ा गया, और ये बहुत शानदार एक्सरसाइज थी। आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं समझ सकते हैं कि कितनी ब्रिलियंस के साथ इसे पूरा किया गया था। नॉट इवन अ सिंगल लूप होल वॉज लेफ्ट। ये ज़रूर आपके लिए केस स्टडी का विषय है। अगर आप किसी दिन बैठ के आराम से शांति से समझने का प्रयास करें तो ज़रूर समझिएगा कि कितने शानदार ब्यूरोक्रेटिक ब्रिलियंस के साथ आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। हैट्स ऑफ, और आप कुछ बोल नहीं सकते उस मामले में, है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया कि आर्टिकल 376 में क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि भाई जहां जहां संविधान सभा लिखा हुआ है उसको हम संविधान सभा नहीं पढ़ेंगे, उसको हम विधानसभा पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान सभा तो भारत में किसी स्टेट में है ही नहीं। भारत का भी संविधान बन चुका है, स्टेट्स का भी बन चुका है, तो संविधान सभा हटा करके विधानसभा हम समझेंगे। अब ये डायरेक्टली 370 को चैलेंज नहीं करता है, लेकिन आप देखिए कैसे आ रहे हैं धीरे धीरे प्री रिक्विजिट्स तैयार करते करते। गोपाल स्वामी आयंगर का जो कथन था उसको कर दिया गया यहाँ पर नलिफाई, सिंपल टर्म्स में। ठीक, फिर कुछ लोग बोले कि ये तो कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कलरेबल एक्सरसाइज है, आप एक विशेष रंग देना चाह रहे हैं किसी कार्य को, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। तो प्रेसिडेंट, मैंने आपको समझाया कि कैसे स्टेट में सरकार थी, फिर 3-3 साल के लिए दोनों का टर्म डिसाइडेड था, एक ने अपना टर्म पूरा किया, दूसरी सरकार आई, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ऐसा ही हुआ था ना। तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो डिक्लेरेशन हुई वो आर्टिकल 373 के अंतर्गत हुई। ठीक, ये चीजें हुई। फिर 6 अगस्त 2019 को कहा गया कि ऑल क्लॉजेज ऑफ द सेड आर्टिकल 370 शैल सीज टू ऑपरेटिव, कि भाई 6 अगस्त 2019 के बाद से आर्टिकल 370 के सारे जो क्लॉज हैं वो काम करना बंद कर देंगे, सीज टू ऑपरेट हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रेसिडेंट्स रूल के अंतर्गत है, और जब विधानसभा ऑपरेटिव नहीं होती है, कार्य में नहीं होती है, तो उसके कार्य जो है वो गवर्नर के हाथों में होते हैं। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है स्टेट में, केंद्र की तरफ से उसके हाथ में पावर्स होती हैं। उन्होंने एक डिसीजन लेकर के राष्ट्रपति जी को कहा, राष्ट्रपति जी ने इसको अपना एक्सेंट दिया, इसको अपना उनको ओके कहा, है ना। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि स्टेट जो है ना वो गलत फ़ायदा उठा रहा है कि विधानसभा तो ऑपरेटिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप 367 में ऑलरेडी विधानसभा बोल ही चुके हो, गवर्नर वहाँ पर शासन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। तो ये तो अपने आप की पीठ ठोकने वाली बात हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार अपने आप ही अपने एक व्यक्ति को केंद्र से बैठाती है स्टेट में और उसी से कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लेती है, उसी से रिपोर्ट भेज लेते हैं, तो लोग कहाँ हैं उसमें, विधानसभा कहाँ है उसमें, लोगों की इच्छा कहाँ है उसमें। लोग चाहते थे ना कि स्टेट बने जम्मू एंड कश्मीर, 2 बने, 3 बने, जितने भी बनने हैं, 370 रहे हटे, वो तो लोग बताएंगे ना, लोगों के प्रतिनिधि बताएंगे, क्योंकि जवाब उन्हें देना है। आपने तो जाकर के सिर्फ हटा दिया। तो इसमें ऐसा कहा गया कि कलरेबल एक्सरसाइज थी, है ना, और जो बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है ना उसको नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि भाई लोकतंत्र लोगों का शासन है, और जब लोगों का शासन नहीं रहेगा, लोगों के ज़रिए शासन करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि विधानसभा बनाते हैं,
लोकसभा बनाते हैं। जब वही शासन नहीं कर रहे हैं, वही रूल नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो जनता ने चुना ही नहीं है गवर्नर, वो रिपोर्ट भेजे, उसके बाद कोई फैसला हो, तो ये तो जनता की आवाज़ तो नहीं हो सकती। और क्या ये फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहाँ रहा फिर? सेंटर ने आदमी बैठाया, उन्होंने कानून बनाया, लोग कहाँ हैं उसमें? ये सवाल है पिटिशनर्स का। ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं वो कि जी आप डिसाइड करिए कि ये हुआ क्या, आप बताइए। कानून की व्याख्या आप करते हैं, संविधान की व्याख्या आप करते हैं, आप बताइए इसमें क्या हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट अभी ओरल जब एग्जामिनेशन होगा, ओरल जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्थिति क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म कर दी, खुद से ही खुद का कानून हटाया, तो आप बताइए अब इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये चलता रहा। उसके बाद आर्टिकल में हम आगे आते हैं। उसके बाद कहा गया कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो 370 हटाया गया या जो सीज टू ऑपरेट हुआ, उससे पहले भी स्टेट में बहुत सारे ऐसे काम किए गए थे जो आर्टिकल 371D के तहत किए गए थे, है ना। 371D क्या कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से या उसकी सलाह से काम करना होगा। बहुत सारे डिसीजन जम्मू कश्मीर में पहले भी लिए गए, लेकिन ये वाला डिसीजन नहीं लिया गया। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है ना, वो ही आपको बताता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर के, प्रतिनिधि लोकतंत्र को लेकर के। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बात करते हैं आर्टिकल 35A की, तो 35A का जो टेक्स्ट है ना, वो आर्टिकल 1 या आर्टिकल 370 को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता है, उसको बदलता नहीं है, लेकिन आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन डायरेक्टली उनको चैलेंज करता है। ये सवाल यहाँ पर उठा था। तो आप जब आर्टिकल 1 या आर्टिकल 370 को छेड़ रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र का ध्यान रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आपने 367 में चेंज करके कहा, उसका तो ध्यान आप कम से कम रखिए। ये डिफरेंस है दोनों में। कोई पूछे कि भाई चेंजेस तो पहले भी हुए हैं, जब शायद विधानसभा नहीं रही होगी तब भी हुए हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले वाले चेंजेस 1 और 370 आर्टिकल में से किसी को नहीं छेड़ते हैं, ये वाला एब्रोगेट ही करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट ऑल्टर किया गया था, उसको लेकर के उठे सवाल। एक सवाल और उठाते हैं पिटिशनर्स, सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है भारत के फेडरलिज्म को लेकर के, संघवाद को लेकर के। क्या है संघवाद? ये इशू बहुत आता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको थोड़ा सा नज़र में रखिएगा। संघवाद क्या होता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हमने एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन किया था जिसमें सेंटर को भी पावर रहे, सेंटर मॉनिटर हो और बाकी उसके एजेंट्स हों, स्टेट्स। यानी कि इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों मिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यूनियन और स्टेट के पास अपनी अलग अलग पावर हों, अलग अलग उनके कर्तव्य निर्धारित हों, और उसी के आधार पर फिर हम देखते हैं कि एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सूचियाँ कौन से आर्टिकल में हैं। ठीक है, तो स्टेट तो नो डाउट ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है हमेशा, राज्यों से तो ज़्यादा ही पावर है ना। और ये जो प्रोविजंस है ना 371 से 371J को लेकर के दिखाते हैं कि हमारा जो केंद्र है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ऐसे में जो ये था फेडरलिज्म था, ये जो संघवाद था, उसका क्या हुआ? हम काम करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर, सहकारी संघवाद, कि भाई स्टेट्स मदद करेंगे सेंटर की, सेंटर अकेला कुछ नहीं करेगा, सेंटर थोड़े पैसे दे देगा, विकास तो स्टेट्स को ही करना है। सेंटर के पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्टेट्स के पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो स्टेट ऐसे काम कर रहे हैं। भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है, पिटिशनर्स का जो दावा है वो यही कहता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन ने भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तोड़ा है। और भारत का संविधान ऐसा नहीं है कि कोई अदृश्य वस्तु है या बहुत पारलौकिक या फिर कोई बहुत ही सेक्रेड इस तरीके से अछूती वस्तु है। नहीं, भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, और संविधान में जो भी बातें हैं उनका हमें पालन करना, उनकी अपनी एक सैंक्टिटी है, अपनी एक पवित्रता है। और कुछ हो ना हो, लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के जो दूरदर्शी राजनेता रहे, विजनरीज रहे, लीडर्स रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनका एक विजन था कि इस डॉक्यूमेंट में एक सेक्रेडनेस रहे, पवित्रता रहे, और इसको छेड़ा ना जाए किसी प्रकार से, मॉरल वैल्यूज़ वाला डॉक्यूमेंट हो। वरना आप देखते हैं कि हमारे साथ हमारे पड़ोसियों का भी डॉक्यूमेंट बना था, उनका भी संविधान बना था, उन्होंने क्या किया? उनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं थे। हमने शायद कहीं पर अपने स्टेट्स को डाउन प्ले किया, शायद अपने लोगों को थोड़ा सा
परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ डिराइव करी। हमने एक वैल्यू बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम पवित्र मानते हैं और हम पालन करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मॉरल सेट करे ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत हाई थे। तो आज अगर हम उसके साथ सिर्फ ये दांव पेच खेल करके, कानूनी दांव पेच खेल करके कि अच्छा ऐसे होगा, ब्रिलियंस, नो डाउट इट इज़ अ ब्रिलियंट वर्क जो किया गया, ब्यूरोक्रेटिक ब्रिलियंस है, लेकिन क्या आप उससे संविधान की सैंक्टिटी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे? हमारे मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? हमने एक स्टेट के लोगों से वादा किया कि हम आपको आपके राइट्स जब आपसे हम लेंगे तो आपसे पूछेंगे, आपकी विधानसभा से पूछेंगे, लेकिन हमने नहीं पूछा। तो क्या ये हमारे वैल्यूज़ को, वैल्यू सिस्टम को चैलेंज नहीं करता है? दूसरा जो सवाल ये लोग मेन यहाँ पर उठा रहे हैं, जो ओरिजिनल वर्जन था आर्टिकल 370 का, उसके आधार पर इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा, और क्या ये भारत के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती केस में जो फैसला आया कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं छेड़ा गया है, ये भी एक प्रश्न होगा। केशवानंद भारती केस आप ज़रूर पढ़िएगा, आपके राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब खिलवाड़ होनी शुरू होती है तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल हर बार आता है कि भाई आप कुछ भी छेड़िए, कुछ भी ख़त्म करिए, कुछ भी हटाइए लाइए, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म अपने आप में संविधान का एक मूल स्ट्रक्चर है, उसका एक पार्ट है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। सवाल ये है, तो दो तीन चीज़ें हैं कि क्या हमने संघवाद को छेड़ा है, क्या हमने अपनी मोरालिटी को छेड़ा है, और क्या इसकी लीगैलिटी भी है कोई फैसले की या नहीं है। क्या ये कोई अल्ट्रा वायर चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने अपने अपने दायरे से बाहर जा कर के की है। मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हमारे क्वेश्चन है या नहीं है। तो ये सिर्फ स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, वो कहते हैं ये उसकी सैंक्टिटी ऑफ रिलेशन का सवाल है। सिर्फ रिश्ते का सवाल होता तो शायद बात और होती, लेकिन ये रिश्ते की पवित्रता का सवाल है। तो इस आर्टिकल में हमारे आज के संपादकीय समीक्षा का जो हमने डिस्कस किया, जिसे सुरित पार्थसारथी ने लिखा है, ये एडवोकेट हैं, मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। उन्होंने हम समझाने की कोशिश की कि इसमें 370 को लेकर के क्या क्या प्रिवेलिंग इश्यूज़ हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स हैं उनका दावा है। 4-5 पॉइंट्स हैं, आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वर्तमान क्या है, और किन किन पक्षों के साथ खिलवाड़ हो रही है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होंगी, कुछ निकल के आएगा प्रोफाउंड, तो हम उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए लेकिन हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इसे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मुखर्जी नगर सेंटर पर अनअकैडमी ऑफलाइन में UPSC टारगेट 2024 बैच शुरू हो चुका है। प्रतिज्ञा बैच में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी 2024 के UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए संपादकीय समीक्षा के अंक के साथ। सी यू देन।